everyone, welcome back to KK Social Studies. Dear student, today I am going to discuss with you class 8 chapter 16 our constitution. Okay, a constitution is called rigid or flexible on the basis of procedure of its amendments. A rigid constitution is one which cannot be amended easily, whereas a flexible constitution can be amended easily. एक संविधान कठोर और लचीला हो सकता है। इसका मापदंड उसके संविधान में संशोधन के आधार पर होती है कि कौन सा संविधान लचीला और कौन सा संविधान कठोर है। अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान हम कह सकते हैं जहां इजली आसानी से अमेंडमेंट जिसमें ना हो, जिसमें संशोधन आसानी से ना हो। वेयरएज एक लचीला संविधान उनको कहते हैं जिसमें आसानी से संशोधन हो। माय डियर स्टूडेंट, पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, 3 organs. पार्लियामेंट, लोकसभा maximum members 550 and now at present 545, 530 elected from the state and 13 from UT, Union Territories, and 2 Anglo-Indians by the president. ओके, 13 जो है यूनियन टेरिटरी से चुन करके आते हैं और 530 डिफरेंट स्टेट से आते हैं। एमपी का चुनाव होता है और 2 एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति चुनते हैं। तो टोटल कंपोजिशन, टोटल मेंबर्स कितने हैं? 545। वेयर एज इट राज्यसभा मैक्सिमम नंबर 250 एट नाउ एट प्रेजेंट 245, 233 इलेक्टेड बाय विधानसभा मेंबर्स। डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेचर जो मेंबर होते हैं, एमएलए, वह जो है 233 राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव करते हैं एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट एट आर्ट, लिटरेचर, सोशल वर्कर्स, प्लेयर्स। ओके, उनसे उनको चुना जाता है, जो प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो टोटल कंपोजिशन 245 एंड अ बिल क्या है? अ ड्राफ्ट ऑफ ए प्रपोज्ड लॉ प्रिंटेड टू पार्लियामेंट फॉर डिस्कशन। कोई भी ड्राफ्ट जो डिस्कशन के लिए तैयार किया गया हो पार्लियामेंट में, उसको बिल बोलते हैं। ओके, ये रेस्टोरेंट वाली बिल नहीं है जहां हम पैसे चुकाते हैं। ओके, राइट स्टूडेंट। सो और बिल जब दोनों पार्लियामेंट हाउसेस से पास होकर के कंसर्न्ड राष्ट्रपति के पास जाता है, वो उनका भी साइन जब हो जाता है तो वह एक लॉ बन जाती है। ओके, सो आर्टिकल 360 ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेंडमेंट जानने के पहले इन सब चीजों को जान लीजिए। ओके, तभी अमेंडमेंट समझ पाइएगा, राइट। आर्टिकल 368, in article 368 there are provision made for the amendment of Indian constitution. ओके, भारतीय संविधान का संशोधन के लिए जो पार्लियामेंट को पावर दी गई है वो आर्टिकल 368 के माध्यम से मिली है। ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इन 3 ways। 3 तरीके से हम अमेंड्स कर सकते हैं, मतलब उसमें संशोधन कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं। बाय सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से, which means the bill should be approved by a majority of members present and voting in both the houses of the parliament.
हाउसेस है पार्लियामेंट का, लोकसभा राज्यसभा, जो उस वक्त प्रेजेंट होंगे उसका हाफ से एक ज़्यादा अगर वोट मिल जाती है किसी भी बिल के लिए तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास समझी जाएगी। ओके, जैसे लोकसभा में एट प्रेजेंट 500 वोट हैं, एमपीज हैं, और उसमें वोट 251 ने दे दिया बिल के फेवर में, तो वो लोकसभा से पास समझी जाएगी। ठीक उसी तरह से कंडीशन ऑफ पासिंग बिल बाय सिंपल मेजोरिटी इन राज्यसभा, प्रेजेंट मेंबर्स सपोज करो 150 है, उसमें से 76 ने वोट दे दिया इन फेवर ऑफ बिल, तो वहां से भी इसे पास समझी जाएगी। तो भाई सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन से बिल अमेंड्स हो सकते हैं, मैं यहाँ दिया हूँ रिलेटेड टू सिटीजनशिप, सिटीजनशिप के मुद्दे से रिलेटेड बिल्स आप सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हो। क्रिएशन और रिमूवल ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल, किसी स्टेट्स में अभी 6 स्टेट में लेजिस्लेचर काउंसिल नाउअडेज है, आप जानते हो। ठीक है, तो आप एमएलसी जिसका चुनाव होता है, जहाँ जैसे बिहार में एमएलसी की चुनाव होती है, एमएलए की भी चुनाव होती है, बिहार में बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। तो अभी अभी रिसेंटली उड़ीसा ने भी मांगा है कि मुझे भी लेजिस्लेचर काउंसिल अप्रूव्ड कर दीजिए। तो ऐसे केस में इसका कहाँ से डिसीजन हो, कैसे संविधान में तो संशोधन करना पड़ेगा, तो संशोधन जब करेंगे तो किस माध्यम से वहां पर दी जाएगी, तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा बाय सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से। ओके, चेंजिंग नेम और बॉर्डर ऑफ द स्टेट, रिसेंटली आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना 7 फरवरी 2014 को अलग हुए हैं, और उसके जो बॉर्डर डिफाइन हुए हैं वह जो है बाय सिंपल मेजोरिटी से ये प्रपोजल आता है सामने। ओके, बॉर्डर डिसाइडेड होता है। ओके, तो इस माध्यम से हम ये सब्जेक्ट हैं जिसे सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाय स्पेशल मेजोरिटी, थोड़ा चैलेंजिंग है स्टूडेंट, आप इसे समझने की कोशिश करें। विशेष बहुमत, द अमेंडमेंट बिल शैल हैव टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, दैट इज 272। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है, 50% से थोड़ा ज्यादा, जैसे 543 एमपीज होते हैं उसका 50%, 272 मेंबर्स अप्रूव्ड होना, वहां से अगर पास कर देते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी से थोड़ा ज्यादा। और सेकंड केस है 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उसका 2/3 अगर बिल के फेवर में दे देते हैं तो वो बिल पास समझी जाएगी, लेकिन यहाँ 2/3 272 से ज्यादा होना चाहिए। आपको एग्जांपल्स के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे लोकसभा इलेक्टेड टोटल मेंबर्स हैं 543, और अगर जिस दिन बिल आई उस दिन प्रेजेंट मेंबर 300 है। ओके, और वोट फॉर बिल हो रहा है तो ठीक है, 250 ने दे दिया बिल के फेवर में वोटिंग, और तो भाई 200 300 का जो है 2/3 250 तो बहुत है, मोर देन है, लेकिन ये 270 से कम है, इसलिए ये बिल पास नहीं समझी जाएगी। बिकॉज इसलिए मैंने यहाँ लिखा है आपको, बिल इज नॉट गोइंग टू पास बिकॉज कंडीशन 1 इज नॉट फुलफिल्ड। कंडीशन 1 में क्या है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ज्यादा होनी चाहिए बिल के फेवर में वोटिंग, यहाँ तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से क्या है, बिल के फेवर में कम है, 250 ही वोट हुआ है, तो कैसे इसे पास समझा जाएगा, तो ये जो है बिल पास नहीं समझी जाएगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप है रेक्टिफिकेशन। तो सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो सकते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स, अर्लियर स्टेज में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अब 6 हैं। ओके, तो फंडामेंटल राइट्स में राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसे रिमूव कर दिया गया, अब 300A में आर्टिकल में से प्लेस दे दिया गया। ओके, नेक्स्ट है
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर्टिकल 36 से 51 में जो है, इसमें आप अगर संशोधन चाहते हो तो स्पेशल मेजोरिटी से आपको करना पड़ेगा। ऑल द प्रोविजंस जो बाय सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से ना हो सके, और जो स्पेशल मेजोरिटी एंड रेक्टिफिकेशन जो थर्ड स्टेज है उसके माध्यम से जो ना हो सके, वो सारे जो अमेंडमेंट्स हैं वो स्पेशल मेजोरिटी के माध्यम से होंगे, वो सारे सब्जेक्ट के। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019, 10% इंट्रोड्यूस 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, मीन्स जनरल कैटेगरीज में जो कमजोर हैं उनके लिए यह बिल इंट्रोड्यूस किया गया और उन्हें आरक्षण दी गई। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप है स्पेशल मेजोरिटी एंड रेक्टिफिकेशन, विशेष बहुमत और स्पष्टीकरण। आफ्टर द बिल इज पास बाय द स्पेशल मेजोरिटी, अगर कोई बिल स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गई एंड इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, it may be approved by the legislature of the at least half of the total number of state, means अभी 28 स्टेट हैं आवर कंट्री में, हमारे देश में, तो 14 से स्टेट इसको पास करना इसको जरूरी है। अगर कोई बिल, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो स्टेट से रिलेटेड हो, सेंट्रल और स्टेट से रिलेटेड हो, और उसे स्पेशल मेजोरिटी के माध्यम से केंद्र ने, स्टेट सेंट्रल ने पास कर दिया है, तो फिर उसको रेक्टिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है, स्टेटों के पास। और 14 स्टेट्स अगर उसको 50% ऑफ स्टेट पास कर देते हैं तो फिर वह पास समझी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जीएसटी को लेंगे, 50% स्टेट इफ पास द बिल बाय द सिंपल मेजोरिटी, वहाँ लेकिन स्टेटों में कैसी पास होगी, सिंपल मेजोरिटी। जो प्रेजेंट मेंबर हैं वो अगर प्रेजेंट मेंबर आधे से अधिक ने फेवर में वोट दे दिया तो उसे पास समझी जाएगी उस स्टेट से। जैसे जीएसटी अमेंडेड बाय सब्जेक्ट अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड रेक्टिफिकेशन, जैसे चेंजेज इन एग्जीक्यूटिव पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। जीएसटी का केस लेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर थी, दोनों, सेंट्रल भी टैक्स उठाता था और केंद्र भी उठाती थी टैक्स, लेकिन अब चूंकि कंबाइंड एक जगह टैक्स करना था तो सेंट्रल जैसे स्पेशल मेजोरिटी से उस चीज को, जीएसटी बिल को पास कर दिया, तो अब फिर जीएसटी जो है स्टेट में गई, डिफरेंट स्टेट टाइम टू टाइम पास किया, जम्मू कश्मीर ने पास किया, बिहार ने पास किया, झारखंड ने पास किया, तो 14 स्टेट 15 स्टेट ने पास कर दिया, तो फिर जो है जीएसटी एक बिल बन करके आ गई, सिंगल बिल हो गई, ठीक है। चेंजेज इन एग्जीक्यूटिव पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, चेंजेज लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, अगर किसी स्टेट के जो स्टेट लिस्ट हैं जिस पर स्टेट कानून बना सकता है उसमें चेंज करना ना हो अगर, तो आपको फिर रेक्टिफिकेशन आपको चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन द लेजिस्लेचर, स्पेशली इन राज्यसभा, राज्यसभा में जैसे झारखंड का 6 सीट है, बिहार का 14 है, अगर इसके कंपोजिशन में चेंज करना है कि यहाँ और 4 दे दें और उधर भी 10 दे दें, इधर भी 10 दे दें, तो ऐसे चेंजेस के लिए भी आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करके फिर आपको रेक्टिफिकेशन के लिए स्टेटों के पास भेजनी पड़ेगी। ओके, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, प्रेसिडेंट का चुनाव हो या उसके जो नियम कानून है, चुनाव के जो तरीके हैं, उसमें आपको अगर चेंजेस चाहिए तो आपको रेक्टिफिकेशन आपको जरूरत है। ओके राइट, आई होप कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो 3 वे है आप समझ चुके होंगे। ओके, one more question, fact you must know, dear student, it is given in your book, privy purse, निजी थैली, शाही थैली क्या है? Actually the king of the princely estate who merged them with India after independence were paid a fixed annual amount of money as a stipend. It was called privy purse. Actually जब हम 1947 इंडिपेंडेंस एक्ट समझाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, आगे के चैप्टर्स में, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रिंसली स्टेट कौन थे। ओके, तो प्रिंसली स्टेट जब अपने आप को, अंग्रेज जब भारत से यहाँ से गए तो
538 स्टेट्स में इंडिया को बांट कर गए थे। तो बाद में क्या हुआ कि वहाँ के वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सारे प्रिंसली स्टेट्स जो हैं और डिवाइडेड जो पार्ट हैं वो भारत में मिल गए और एक यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो उस वक्त उन स्टेट्स के जो राजा थे उनको कहा गया कि भाई आपको कुछ स्टेपन केंद्र के माध्यम से मिलती रहेगी। इसी स्टेपन का नाम प्रिवी पर्स है, निजी थैली, शाही थैली। बट इट वाज एब्लिश्ड बाय 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971 में से एब्लिश कर दिया गया। ओके, सो असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर यू डियर स्टूडेंट, व्हाट डू यू मीन प्रिवी पर्स, एंड सेकेंड, हाउ इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड। 3 प्रोविजंस इसमें आपको 3 वे जो है अमेंडमेंट ऑफ लिखना होगा। सो डियर स्टूडेंट, thank you for watching me. Thank you for watching